नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, और स्वागत सर आपका। और आज भी कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आपको पहले बताएंगे कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर अब विपक्ष कैसे तेवर दिखा रहा है। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो है वो जारी करेगा चुनाव आयोग। इसको लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर बाहर दोनों प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आज सीधी धमकी भी दी और कहा हमारे पास सबूत हैं, चुनाव आयोग ने इलेक्शन चोरी किया है और जब हम सबूत दिखाएंगे तो ये एटम बम की तरह फटेगा, कोई नहीं बचेगा। तो मैं आपको ये एसआईआर के मुद्दे पर आज क्या होने जा रहा है उसके बारे में डिटेल दूं। उससे पहले अब राहुल गांधी का अभी बयान आया है, जरा इसको सुनिए। दूसरी बार सीधी चेतावनी कहिए या धमकी चुनाव आयोग के अधिकारियों को दे रहे हैं राहुल गांधी। 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। ये आप राहुल गांधी का कोई सामान्य बयान मत मानिए। आज जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, इसे सीधी सीधी धमकी कहा जाना चाहिए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए। यह कहना कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कहीं भी हो, हम ढूंढकर आपको निकालेंगे और आप पर कार्रवाई होगी और आप देशद्रोह कर रहे हैं, ट्रीजन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इल्जाम राहुल गांधी और क्या लगा सकते हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने, अब इसके बाद इनकी पार्टी आगे क्या इस बात को कितना बढ़ाएगी अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था पर अपना पूरा एक तरीके से कहिए शक जाहिर कर दिया है। बल्कि शक ही नहीं, उन्होंने तो यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, अब चुनाव जो है उनके नाम पर फ्रॉड हो रहा है। यही मतलब हुआ उनकी बात का। मतलब वो भारत की मौजूदा चुनावी तंत्र को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम के तहत हमारे यहां इलेक्शंस किए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के लिए जो उन्होंने कहा वो बात अलग है। त्रिपाठी जी। सरोज जी, मैं तो थोड़ा सोच नहीं पा रहा हूं कि इनके लिए क्या कहें। इन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो ट्रीजन है, वो देशद्रोह जैसा, गद्दारी जैसा कह रहे हैं। अगर अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, देश के लोकतंत्र को कमतर करना है, तो वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। ये आज 1 अगस्त है। 31 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग ने एक रिलीज जारी की। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में नहीं आता कि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, या वो लोग जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, राहुल गांधी की तरह हताश, हारे हुए, निराश, कुंठित नहीं है, उन्होंने क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया। ये 31 जुलाई की रिलीज है। ईवीएम्स आर टैम्पर प्रूफ। और ये ध्यान से सुनना चाहिए सबको, क्योंकि आप लोग बार बार ये अफवाह सुनेंगे। वैसे तो अलग अलग समय पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब खारिज कर चुका है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है। 17 जून को चुनाव आयोग ने ईवीएम चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ये काम किया। ये जो असेंबली इलेक्शन के लिए ये जो हुआ था, तो उसका 10 कैंडिडेट आए थे जिन्होंने कहा कि भाई हमको चेकिंग चाहिए। 10 कैंडिडेट आए थे। जो यूनिट थी वो अलग अलग, जो बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और वीवीपैट होता है, 48, 31 और 31
ऐसी सारी मशीनें चेक की गई और इसमें एक में भी कोई गड़बड़ नहीं निकली। मतलब कौन कौन सी, ठाणे, रायगढ़, पुणे, ये मतलब ये जिले हैं, उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, कोपरी, पचपाकड़ी, ठाणे, पन्नेल, अलीबाग, खड़गवासला, अमी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी क्या सचमुच देश में कोई अराजकता करके कुछ दूसरे मॉडल पर काम कर रहे हैं क्या? और यह प्रश्न अब ठीक से उठना चाहिए। ये इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को यह सवाल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि विपक्ष का नेता चुनाव आयोग पर सवाल करे, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल करे। मान लीजिए पार्टी पर, सत्ताधारी पर तो करता ही करता, वो करना ही चाहिए। लेकिन जब वो झूठ बोले, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खोज खोज के निकालेंगे उन लोगों को। अच्छा, और सोचिए, इतना राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, वो पिछले 3 महीने से एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है। आज एटम बम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले क्या कह रहे थे? फुल प्रूफ हमारे पास एविडेंस है, हम आपको बता देंगे। पहले महाराष्ट्र कहते थे, अब आजकल कर्नाटक कहते हैं। अभी एमपी बोला ना, अभी एमपी भी बोल दिया। सवाल यहां बस यही है कि अगर इनके पास कोई ऐसा एक भी प्रमाण होता, तो इतनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो अब तक सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं गए। नहीं, ये ईवीएम वाला मामला तो चलिए अदालतों में गया है, वो दूसरी बात पर आ जाए ना। और जो वो पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी की तो बात कर रहा हूं कि 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में जोड़ जिस दिया गया। महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर जोड़ा, उसी की ये सीटें हैं। नहीं, इन सीटों से तो केवल आपने बटन किसको दबाया और पर्ची किसकी निकली, यही पता चलेगा ना। ये आप इसको समझिए ना, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं 1 करोड़ वोटर जुड़ गए। अब ये भी देश के किसी भी व्यक्ति को पचेगा क्या कि आप 1 करोड़ मतदाता, कौन सी ऐसी मशीनरी होगी कि 1 करोड़, इसका मतलब कुछ लोग आप तय करेंगे ना भाई। ये कोई रोबोट तो है नहीं कि आपने बॉट लगा दिए और सोशल मीडिया पर कुछ करना है, आईटी सेल चलाना है। ये तो कोई व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए जुड़ ही गया, मेरा ही नाम जुड़ जाए, तो क्या एक दिन में हम 5 जगह जाकर कर पाएंगे क्या? अगर 1 करोड़ वोटर हम फर्जी बनवाएं तो 20 लाख लोग 5-5 जगह जाएंगे क्या? यानी जितनी भी बात है, राहुल गांधी सिर्फ तमाशा, एनार्की कर रहा हूं। मैं पहले बार बार कहता था कि ये सवाल जो उठा रहे हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, अभी भी कहता हूं देना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सिर्फ अराजकता, सिर्फ और अब ये बात अब ये बात उस हद से आगे निकल गई है कि चुनाव आयोग कोई प्रेस रिलीज जारी कर दे, या चुनाव आयोग कोई ट्वीट करा दे, या सोर्सेस से कोई खबर कहलवा दे। अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को एक खुलकर बड़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और उसके अंदर सारे सवाल एंटरटेन करने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब इस मामले को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं। और आगे तो वो यहां तक गए, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी सरकार बदलेगी, कभी तो बदलेगी, और हम तुमको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। जब बात यहां तक पहुंच गई है, तो फिर अब बच बच के चलने का क्या मतलब? मेरे को तो हैरानी नहीं है राहुल गांधी के बयान पर, क्योंकि मुझे याद है कि मार्च 2024 में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई को लेकर यह बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी बदलेगी, तो हम जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, एजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है ना, लेकिन एजेंसीज भी वैसी ही है ना। बट आप इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करें, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएं, ठीक बात है, क्योंकि इस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जी, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के सवाल उठा रहा है, वो भी हमें देखने होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है, एक सेकेंड, अभी जो एसआईआर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब उस पर जो चल रहा है मामला, उसके अलावा ये महाराष्ट्र के वोटर ऐड कराना, अभी जो कर्नाटक की बात इन्होंने की थी कुछ दिनों पहले, ये सारे भी कोर्ट में गए हैं, ये लेके कांग्रेस पार्टी गई कि नहीं गई? बिल्कुल, और कोर्ट ने ऐसा कुछ पाया नहीं, तो ये बात भी सही है। दूसरी पर मैं जो बात कह रहा हूं आपको, इस वक्त जो एसआईआर की बात चल रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रहा है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि फॉर्म 6 अगर आप अलाउ करें, क्योंकि एसआईआर पर अलग से डिस्कशन करें। बिल्कुल ठीक, तो फिर मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन आज की राहुल जी का डिस्कशन अलग है। हाँ, उस पर अलग से होगा। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं, वो नेता विपक्ष हैं, तो उनको अपने आरोप के पक्ष में सबूत भी पेश करने चाहिए। खाली कहने से काम नहीं चलेगा। जब बार बार कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो फिर सबूत किस दिन रखा? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सारे मीडिया को बुलाइए और वो सारे सबूत रखिए, और उसके बाद आप कहिए कि भाई ये जो हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, और हमारी जब सरकार आएगी तो हम इस पर देखेंगे, जांच कराएंगे। तरीका यही है। इस तरह मतलब छापामार तरीके से आप कह के निकल लीजिए। ये सीधी धमकी नहीं थी आज? नहीं, धमकी इस तरह की देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह नेता लोग इस तरह की बात करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री लोग बोल देते हैं कि हमारी सरकार आने वाली व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, ये तो करते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, उनको शालीन तरीका, एक तरीका ये है कि
सारे सबूतों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि भाई ये चीजें हैं, सरकार है तो इसकी जांच कराएं किसी निष्पक्ष एजेंसी से, नहीं तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम जांच कराएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, खत्म बात। तो ये मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि बार बार ये कहना है कि हमारे पास सबूत है, आज तो आइटम बम का इस्तेमाल किया, तो सबूत आप रखें तो फिर या तो आज तो उन्होंने साफ कह दिया, एक महाराष्ट्र की बात तो वो कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से तो महाराष्ट्र का इलेक्शन फ्रॉड करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को दिया। ऐसा ही शक उन्होंने कहा हमको एमपी के टाइम पर हुआ था, तो वो एमपी को भी ऐसे ही मानते हैं कि भाई बीजेपी को ऐसी 230 सीट आई थी ना सर, 230 सीट एमपी में नहीं आ सकती थी। एमपी में 165 ऐसे व्हाटएवर, मतलब वो इतनी कि वहां पर इतनी, ये महाराष्ट्र में आई है, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में आई। हाँ, तो अब लोकसभा पर भी कर्नाटक में कह रहे हैं कि हमें शक था। देखिए, राहुल गांधी जिस मध्य प्रदेश का आज जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कमलनाथ का बयान को उनको ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ से जब ये पूछा गया था कि बार बार आपका ईवीएम का आरोप लगता है, तो कमलनाथ का बहुत स्पष्ट जवाब था कि नहीं नहीं, ईवीएम में कुछ नहीं है, हम चुनाव हारे हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए और हम इसकी समीक्षा करेंगे। बाद में जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, जीतू पटवारी ने इस बात को स्वीकार किया। 4 दिन पहले जीतू पटवारी ने एक पॉडकास्ट में किसी जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा है कि देखो कमी तो है हमारी, बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश को लेकर, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हमारा संगठन कमजोर रहा, हम चुनाव हारे, हम संगठन को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव हारेंगे। महाराष्ट्र के अंदर नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मुंबई हाईकोर्ट गए थे। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट्स दीजिए साथ में, आप जो कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, नाम कटे हैं, एडिशनल नाम जुड़े हैं, आप उसकी सूची हमें सौंपिए। एक बार भी ये सूची लेकर नहीं गए, चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग में बता नहीं पाए। शिरडी की वोटर लिस्ट की बात की, शिरडी में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की हो गई, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना एसआईआर को लेके। अब सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। चुनाव आयोग आपसे कह रहा है कि आप 15 नाम लेकर आ जाइए, जो बिहार में कटे हम उसको जोड़ देंगे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने आज संवैधानिक संस्था को सीधे सीधे धमकी दी है। ये चेतावनी नहीं है, धमकी है कि हम देख लेंगे। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को अब गंभीरता से लेना चाहिए। हर बात राहुल गांधी की बात को छोड़ देना ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन इस तरीके से बातें करते जाते हैं। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करे कि राहुल गांधी सरेआम धमकी दे रहे हैं। अगर किसी अधिकारी के साथ मारपीट हो जाए, सर चुनाव आयोग के किसी अधिकारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारपीट कर दे, कौन जिम्मेदार होगा? आप सीधे कह रहे हैं हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि जब चुनाव जीत जाते हो तो आप कहते हैं कि जनता का मैंडेट है, और चुनाव हार जाते हो तो आप कहते हो कि वोट चोरी हो गए। आपने भी कहा इस पर सदस्यता भी जा सकती है। नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण के साथ बात करता हूं, तथ्य पे बात करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। मऊ से समाजवादी पार्टी के जो उस वक्त प्रत्याशी थे, सुभाषपा के, सपा के ही थे लेकिन उनके टिकट पर लड़ाया गया था। सुभाषपा के प्रत्याशी थे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। अब्बास ने बयान दिया कि एक भी अधिकारी को मैं जाने नहीं दूंगा। भैया से हमने बात कर ली है, अखिलेश भैया से, 6 महीने पहले इनका हिसाब किताब होगा, बोला था सरकार आने के बाद। ये सब हुआ, उस वक्त लगा कि ये सामान्य बात है। सरकार नहीं आई समाजवादी पार्टी की, सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। ये मामला अदालत के सामने गया, मामला दर्ज हुआ। न्यायालय ने अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मऊ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। इंटरेस्टिंग है। हाईकोर्ट कह ही चुका ना, जब ये गए थे मुंबई हाईकोर्ट ये सारे प्रोसेस को लेकर, जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, मुंबई हाईकोर्ट ने इनको डांटा था और कहा था कि भाई ये ग्रॉस जो है लॉ का मिसयूज है जो आप करते हैं। तो राहुल गांधी फिर क्या समझ रहे हैं कि मतलब मैं जो कह दूंगा वो बस राजनीतिक बयान है, आप धमका रहे हो। मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं, वो गलत नहीं समझ रहे। नहीं, सबूत पेश करना। आप डेड इकोनॉमी बोल देते हो। आते हैं सर, आप आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं राहुल जी। चुनाव आयोग जो है बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी करेगा, और बिहार के सारे 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन देगा भी। साथ में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी वोटर्स के नाम जो है वो चेक किए जा सकते हैं। जिनके नाम पहली लिस्ट में नहीं है उनके लिए निर्वाचन आयोग कल से लेकर के 1 सितंबर, 1 महीना पूरा इसके लिए कैंप लगाएगा। 25 जुलाई को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था, और इसमें 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया गया था। आज इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगा। अभी तक के जो अनुमान है और जो माना जा रहा है, वोटर लिस्ट में लगभग कुल वोटर्स के 7% नाम कट सकते हैं, मतलब तकरीबन 65 लाख वोटर कम होंगे पिछली बार की तुलना में। हर सीट पर इसका आप अगर एक औसत निकालेंगे तो ये लगभग 23,000 वोटर
प्रति विधानसभा सीट घटेगा 23,000। अब इसका अगर आप पिछले चुनाव के परिणामों के डेटा से मिलान करें तो सीधा असर इस बार 176 सीटों पर पड़ सकता है। मतलब इन 176 सीटों पर जो हार जीत का मार्जिन था वो 23,000 से कम था, जितने वोट पर सीट कट सकते हैं। रीजन वाइज भी अगर आप देखें, सीमांचल में 24 सीटें हैं, इनमें से 13 सीटों पर इंपैक्ट हो सकता है। मिथिलांचल की 82 सीटों में से 64 पर इसका असर होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगध में 70, भोजपुर में 67 सीटों में से 51 सीटों पर इंपैक्ट दिखेगा। और जिन 176 सीटों पर ऐसा सीधा हम कहें तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्क पड़ेगा, उनमें से 89 सीटें एनडीए के पास है, 83 सीटें महागठबंधन के पास हैं, 4 बाकी और दलों के पास है। मतलब इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है। और एसआईआर को लेकर आज खूब हंगामा भी पार्लियामेंट में भी हुआ है। आपको कुछ बयान दिखाते हैं। संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को आजमाने में बिहार में लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतना पैसा उनका गंवाया जा रहा है, मजदूरों का इतना समय नष्ट हो रहा है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उन लोगों के मजबूरियां और समस्या हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले, पर अंदर हमें अलग अलग तर्क हमको समझाए जाते हैं कि क्यों सरकार इस विषय पर चर्चा ला ही नहीं सकती। प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती। वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। अब उन्होंने तुलना मनोज झा जी ने कर दी कि हमको ये बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन जैसा लगने लगा है अपना इलेक्शन कमीशन। मतलब बांग्लादेश में तो ये कहा ही जाता था ना कि वहां पर शेख हसीना रही तो इलेक्शन रिग कराए उन्होंने, उनसे पहले भी चुनाव आयोग पर ऐसे इल्जाम लगे। तो ये अब तुलना कर रहे हैं उसकी बांग्लादेश से भी। जी सर, अब ये बांग्लादेश के वैसे मैं बोल दूं कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय इलेक्शन कमीशन ने खूब ट्रेनिंग दी है, अगर हम पास में जाएंगे। एनीवे, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन चीज़ों को देखना चाहूँगा, वो जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। पहली बात, क्या ये संशय किया जा रहा है ये एसआईआर की एक्सरसाइज सही है या गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लॉजिकल एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे ये बोला गया। दूसरी बात ये आती है कि क्या ये एक्सरसाइज पहले की गई थी? हाँ, 2003 में ये एक्सरसाइज की गई थी, 31 दिन में इस एक्सरसाइज को पूरा कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो रहा है। लेकिन जो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिसेस कह रहे हैं वो ये है कि पहले तो इसको इस वक्त क्यों किया जा रहा है, ये सवाल वहाँ पे जरूर उठाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि आधार इसके लिए मतलब जो कागजात पेश करने हैं उसमें आधार क्यों नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, फॉर्म 6 जो कि हम भरते हैं जब हम अपना नया वोटर आईडी कार्ड जो है लेना चाहते हैं या फर्स्ट वोटर होता है, फॉर्म 6 भरते हैं, उसमें आधार जो है वो बिल्कुल आपके जो एड्रेस प्रूफ उसके लिए भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आधार अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप एयरपोर्ट एंटर करना चाहते हैं, तब भी आधार आपकी आइडेंटिटी है, पासपोर्ट में आधार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों आखिर, और सुप्रीम कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। तो ये बातों का जवाब एक बार ड्राफ्ट आज जारी हो तो उस पर और डिटेल पता चलेगी। देखिए अभी तक क्या 65 लाख का क्या ब्रेकअप है कि 25 लाख जो है वो मृत हो गए, 35 लाख के करीब 36 लाख ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए या हमको वो मिले नहीं हैं, और ये 7 लाख का एक और डेटा है वो जो तो दो-तीन जगह नाम जिनके है, हाँ जिनके मल्टीपल जगहों पर नाम है। ये तो चुनाव आयोग इन नतीजों पर जो है ये कोई फॉर्म के भरोसे नहीं पहुंचा है, ये उसके पास जो और डेटा संकलन उसने किया होगा उससे वो इन चीजों पर पहुंचा है। अब एक्चुअल फॉर्म जो आए हैं उनमें कौन सा प्रमाण सही पाया गया, कौन अपनी
पात्रता साबित कर पाया, ये तो अब इस ड्राफ्ट से पता चलेगा। ये सिर्फ 65 लाख तो अलग है उससे। एक इंपॉर्टेंट बात और है। अगर उसमें भी ये कहा है, मतलब आप ही में से कोई मुझे बता रहा था ना कि मैं बता रहा था। 15 नाम अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो थे उन्होंने कहा कपिल सिब्बल से कि अगर 15 नाम आप ऐसे लाके देंगे जिनके नाम मृत सूची में हैं और वो जिंदा हैं, हाँ, तो हम इसको जो है बताइए, स्टेप तो इन करेंगे। ये तो इससे आसान क्या है? बिल्कुल ठीक बात। मतलब अगर आप वो लिस्ट ले लीजिए जिसमें जैसा कि अभी समीर मुझसे बता रहे थे ब्रेक पहले की, शायद 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने वो लिस्ट दे दी है 65 लाख लोगों की लिस्ट नाम दे दी कटे है। हैं। हाँ, वो ऑलरेडी दी जा चुकी है। ऑलरेडी तो अगर दी जा चुकी है उसमें जाहिर है सबके नाम पते होंगे कि मिस्टर एक्स जो है फलाने गांव में रहते हैं, फलाना ये है उनका, तो आप जाके वहाँ वेरीफाई करवाइए अपने। इसीलिए सर मेरा इंटरेस्ट तो ज्यादा ये जानने में कि अब उस इन 65 के अलावा जो और कितने नाम ऐसे हैं जो फॉर्म है जो इनवैलिड पाए जाएंगे। सर एक अब वो बेसिक जब जांच सवाल और होगी है। कागजों की, अब जो हाँ। पेपर जमा किए गए हैं उसके नहीं, वो बाद- जांच कर ली होगी इन्होंने, तभी तो ड्राफ्ट जारी किया होगा। नहीं नहीं, अभी तो वो ड्राफ्ट जारी किया है, जो उनके पास पेपर आ गए हैं वो भर दिया है। अब स्क्रूटनी जो होगी वो अब फाइनल ड्राफ्ट तो सितंबर में आएगा ना। फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा वो तो 1 सितंबर को आएगा, तो 1 महीने पूरी स्क्रूटनी होगी ना सारे उनकी कि भाई आपने कौन कौन से पेपर लगाए, उन पेपर्स की क्या वैलिडिटी है, कितनी उनकी, मतलब वो उस हिसाब से। कई लोगों ने तो बिना पेपर लगाए जमा कर दिया है, ऐसे भी है। हाँ, वो अब बिना पेपर लगाए upload जमा भी कर किया दिया है गया। तो वो उसको क्या करेगा, चुनाव आयोग देखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनसे पेपर मांगे जाएंगे। वो क्या- छटनी से 1 महीने में वो होगी। छटनी 1 महीने में। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं और छोटा सा कहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट ये भी चैलेंज कर रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप जो है वो जानने का अधिकार रखता है। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये इसका जवाब इलेक्शन होम कमीशन ने मिनिस्टर- दे दिया है सर। होम यहाँ मिनिस्टर मेरा की- काम है ये। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ये होम मिनिस्ट्री का काम। उसके बाद दे दिया Jurisdiction जवाब। देखना जो है ना नहीं, उसके लेकिन बाद- सुप्रीम कोर्ट ने खाली जवाब उन्होंने दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया। अभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हाँ ये मेरा काम है इसको जांचना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट, नागरिकता जांचना अलग बात, नागरिकता तय करना अलग बात। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कहीं पर भी कि जांचने में तो ये जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो नागरिक है कि नहीं नागरिक है, आपने जांच लिया नागरिक नहीं है, बाहर कर दीजिए। लेकिन जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो नागरिक नहीं है, ये कैसे तय ये करेंगे? कहाँ सर वो कह रहा है सर? नहीं नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। नहीं 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 नहीं, ये जो आपने कहा ऐसा है ही नहीं कि भाई जिसका उन्होंने- नाम वोटर ना ना नहीं नहीं, उन्होंने सुनिए उन्होंने क्या अरे कहा, सर- उन्होंने क्या कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यही तो कहा। तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है बता दो, पासपोर्ट के अलावा। एक पासपोर्ट सबके पास है नहीं, वही आपकी नागरिकता तय करता है जब आप बाहर जाते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। बाकी जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उसकी एक नागरिकता लाइन कैसे में तय वो होगी? कह रहा है भाई नागरिक होगा तो ही हम उसको लिस्ट में शामिल करेंगे, सिंपल सी बात है। एक लाइन इसको समझिए, नागरिक होगा तो ही मतदाता होगा, ये चुनाव आयोग के दायरे में है। चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं होगा तो नागरिक नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं उसके कई विनोद और जी, reasons हैं। नहीं न तो चुनाव आयोग ने कहा है ऐसा, और ये संभव क्यों नहीं है। 18 से नीचे का क्या भारत का नागरिक नहीं है ना भाई, तो ये तर्क ही गलत है। नहीं, 18 से ऊपर भी ऐसा अगर नाम चुनाव नहीं है- आयोग ने कहीं नहीं कहा है। मैं तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 18 से नीचे कोई भी अभी भारत में मैंडेटरी वोटिंग नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि आप मतदाता सूची में नहीं है या वोट देने नहीं जाते हैं तो आप भारत से सारे अधिकारों से, इसकी भी चर्चा चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो एक महीना है, यानी आज से शुरू हो गया 1 अगस्त से सितंबर तक, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि जो मतदाता सूची ड्राफ्ट आ गई, प्रिंटेड हो गई, दे दिया गया सभी राजनीतिक दलों को, इतना भर नहीं है। आप कहें कि मेरा नाम क्यों नहीं है भाई, मैं फॉर्म नहीं डाल पाया लेकिन मुझे जुड़वाना है, तो 1 महीना है आपके चुनाव पास। आयोग जुड़वाएगा, ये भी है भाई उसमें। अच्छा, अब ये एक अब उन्होंने जो कहा बांग्लादेश, सौरभ एक चुनाव आयोग सही है कि जो नागरिक हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होगा। आप जो 11 फॉर्म ले रहे हैं उसमें आधार, राशन कार्ड और सीपीआई, वो जो ईपीआईसी नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो जो बाकी कागज है क्या वो नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं? जो बाकी आप ले रहे हो, रेडियो, ड्राइविंग लाइसेंस और ये कोई नागरिकता प्रमाण पत्र अभी नहीं है? हेडलाइन में एक खबर दी थी तो सर, इसलिए बंगाल में एक अभिनेत्री पकड़ी गई बांग्लादेश की। अभी मैं क्योंकि ये बहस फिर आगे टू बी कंटिन्यूड, उस पर चलेगी टू बी बहस। कंटिन्यूड, उस मुद्दे पर करेंगे ये बात। उसमें हर्षी का कुछ और टेक है। आ जाएंगे उस पर। हाँ सर, लेकिन बांग्लादेश का चुनाव आयोग की तरह हमको बर्ताव लग रहा है अपने इलेक्शन कमीशन का, आरजेडी ने कहा। देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आरजेडी तो कुछ भी कह सकती है। आरजेडी तो ये भी कह सकती है कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। उस सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सभी बातों को माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार मैंडेटरी करना पड़ेगा। उन्होंने सलाह दी थी। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को जिक्र करा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता नहीं है कि ये आदेश देने की जरूरत है, उन्हें अगर लगेगा तो वो लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने लक्ष्मण रेखा को लांघा है। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया हमें पारदर्शी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को काम करने से नहीं रोका। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को
सहमति दी है उसे लेकिन ये एक्सेप्ट भी कर कहा है लिया। ना सर कि अगर बड़ी संख्या में वोटर नाम कटेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। कहा है ना कि आप 15 नाम भी अगर लेकर आएंगे तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। जो 65 लाख में से आप नाम लेके आइए, अगर हमें लगेगा तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो 65 लाख नाम काटे हैं उसकी पूरी कॉपी जितने राजनीतिक दल है, चाहे वो राज्य अधिमान्य दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, सबको हमने कॉपी सौंप दी है और सबसे कहा है कि अपने बीएलएसएस की जांच करवा ले और जो नाम अगर छूट गए होंगे हम उसके अंदर जोड़ लेंगे। उसके बाद भी अगर इस तरीके से जिक्र किया जाए कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करना चाहता, चुनाव आयोग जानबूझ के लोगों के नाम काट रहा है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिया, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात बोली। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई राष्ट्रीय जो मतदान का प्रतिशत है देश के अंदर वो 65-66% है और बिहार में इतनी कोशिश करने के बाद भी 55, 56, 57 के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। तो एक बड़ा कारण यह है कि वोटर ही नहीं है इतने, जो नाम नहीं है जिनका वो वोटर करने कहां से जाएंगे, जो मर गए लेकिन वोटर लिस्ट के नाम जुड़ा हुआ है, जो 2 जगह वो नाम जुड़ा हुआ है, जिनका पलायन हो गया उनका नाम बिहार की वोटिंग लिस्ट में जुड़ा है। तो जब हम ये वोटिंग लिस्ट इसमें से साफ करेंगे तो बिहार का वोटिंग परसेंटेज 60 से 65% जो राष्ट्रीय वोटिंग का है वहां टच करेगा। मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। एक तर्क जो है आरजेडी ने दिया है और मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए, जैसे रिवीजन है, ये एसआईआर रिवीजन है। रिवीजन मतलब पुनरीक्षण। पुनरीक्षण में वोट घटेंगे भी और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि कई पिछले 6 महीने में ऐसे लोग भी होंगे जो 18 साल से ऊपर हुए होंगे, बिल्कुल, तो बढ़ने भी चाहिए। तो वोट या मान लीजिए जितने घटे कुछ ऊपर नीचे, या तो ज़्यादा घट जाएं और कम बढ़ें तो नंबर घटेगा। लेकिन ये भी एक, इसमें भी इंपेरिटी नहीं होनी चाहिए कि खाली वोट घट तो जाएं और बढ़े ना। नहीं, कुछ लोग बालिग हुए होंगे उनका वोट बनना चाहिए, बनना कुछ लोग चाहिए। मृत हुए होंगे उनका घटना चाहिए। जुड़ता ही ना, वो हर बार जुड़ता है। 18 साल के जब हो जाते हैं तो वो जुड़ता ही है। कह रहे हैं ना, यहाँ मामला उल्टा है। राहुल जी तो कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। हाँ, बढ़ा दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ घटा दिया। राहुल जी का आरोप समझिए, राहुल जी कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो और ये कोई तय कैसे हो सकता है किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर जहां से जनता भाग रही हो, लगातार प्रवासी हो, गांव के गांव, हम लोगों के गांव में गांव खाली हो गए हैं, वहां नहीं है लोग, तो कैसे बढ़ जाएंगे? बच्चा पैदा हो रहा है तो दूसरे शहर में जा रहा है, कैसे हो सकता है ये?